Students, today we will study the chapter 1, 9 Science, Matter in Our Surroundings, Part 2. Today's topic of this lesson we will discuss are written on the page in front of you. The first topic is, can matter change its state? In the part 1, you studied about the 3 states of matter. The 3 states of matter, you know very well, are on the basis of the space between the particles of the matter. In this topic, can matter change its state? का मतलब है कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में। हाँ, हम क्या कहेंगे? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. Why? Because the states of matter, I told earlier, are due to the space between the particles of the matter. ये जो मैटर है जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बेस पर ही मैटर की 3 स्टेट्स हैं. और हम जानते हैं कि सॉलिड्स हम उनको कहते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि ना समान. लिक्विड्स हम उन मैटर को कहते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. लेकिन गैसेस हम उन मैटर को कहते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है. तो वी कैन चेंज these 3 states of matter into each other, or we can say that 3 states of matter are interconvertible, because by changing the space between the particles of the matter we can change the state of the matter. The space between the particles can be changed by changing the temperature or pressure or both. या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें या हम प्रेशर चेंज कर दें और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, या हम दोनों को ही चेंज कर दें, टेम्परेचर और प्रेशर को. तो हम इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके हम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर, सॉलिड्स जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, अगर हम उसे हीट सप्लाई कर दें, जैसे कि आइस को या तो बर्तन में डाल के बर्नर पर रख दो, गैस बर्नर पर, तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. या आप अपने हैंड की हथेली पर भी रख सकते हैं, अपने हाथ की हथेली पर रखेंगे तो वो हमारी हथेली से हीट ले लेगी और वो मेल्ट होना शुरू कर देगी. हीट से क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया है कि जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी,
ऑफ द पार्टिकल्स इन केस ऑफ द सॉलिड्स वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो उनकी मोशन बहुत कम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हीट सप्लाई से होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगेगा यानी कि फोर्स कम होने लगेगा पार्टिकल्स के बीच में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ने लगता है। तो स्पेस बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेट चेंज होने लग जाएगी, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। और इसी प्रकार से लिक्विड से गैसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर और सप्लाइंग द हीट सप्लाई करके। तो इस प्रकार से मैटर जो है अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। तो चेंजिंग द टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होगा उसमें हम फिर से क्या क्या टॉपिक देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा। जो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं एक्चुअल में वो एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स स्टेट को चेंज करने में इम्पोर्टेंट हैं। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हुए हम अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा और स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यानी कि वो मेल्ट हो रहा है। जैसे मैंने आइस का एग्जांपल दिया आपको, मेल्ट होने का मतलब है कि वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो वो टेम्परेचर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर शो करेगा थर्मामीटर की हेल्प से अगर हम देखना चाहेंगे तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उस टेम्परेचर से है कि थर्मामीटर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा जब सॉलिड लिक्विड में जस्ट कन्वर्ट होना शुरू होगा, हम उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी देख सकते हो आप कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। पेज नंबर 7 पर है मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। और मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का ये भी तय करता है कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो इसलिए किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ये तय करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू करता है बाय सप्लाइंग द हीट, तो मेल्टिंग पॉइंट पर वो जस्ट स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना सॉलिड से लिक्विड में, लेकिन इसके बाद हम हीट सप्लाई करते रहते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। कब तक? जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता।
तो जो हमने हीट सप्लाई की वो कहाँ गई? वो हीट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो गई, और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि छुपी हुई ऊष्मा है, टेम्परेचर के रूप में हमें नज़र नहीं आई, तो इसलिए इस हीट एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि आपकी बुक में दी भी हुई है। इसकी डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of a solid into the liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो latent heat of fusion जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट हम सप्लाई करते हैं उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम और हीट सप्लाई करते रहेंगे अगर, तो ये जो हमारा लिक्विड है एक टेम्परेचर आने पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point of that particular liquid. Boiling point भी एक तरह का टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो अगर हम हीट सप्लाई करते रहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा फिर से। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, और जब तक सारा लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हालांकि हम हीट सप्लाई करते रहेंगे। तो फिर से वही कि जो हीट सप्लाई की थी वो कहाँ गई? वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में चली गई, क्योंकि तुम भी जानते हो कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो जाएगा ऐसा करने से, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो तोड़ दिया है हीट एनर्जी ने, जो हम सप्लाई कर रहे थे लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, दिस इज मोर इन द गैसियस स्टेट इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीट हम सप्लाई कर रहे थे, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो वो हीट कहाँ जा रही थी? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जा रही थी, लेकिन उसी टेम्परेचर पर स्टीम भी कन्वर्ट हो रखी है और लिक्विड कन्वर्ट होने लग रहा है स्टीम में। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर हीट किस में ज़्यादा है? स्टीम में। इसलिए steam produces more severe burns than boiling water at the same temperature. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग into the liquid state। जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में जाए बगैर, उस फिनोमिना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा ही सॉलिड है जिसे अगर हीट किया जाए तो वो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और उसी प्रकार से गैसियस स्टेट से सीधा अगर उसे कूल किया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तुम्हारे बुक में दे भी रखा है बेटा, 8 पेज पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने टेम्परेचर चेंज करके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। जो नेक्स्ट है इसमें है प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमें बता रहा है कि हम प्रेशर चेंज करके क्या करेंगे, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। हम जानते भी हैं कि अगर हम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को डिक्रीज कर दें तो भी स्टेट एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि डायग्राम में दिखाया भी गया है कि गैसियस स्टेट को आपके पेज नंबर 8 बुक में बताया है। अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, पास पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द constituent particles of the matter and we can change the state of the matter. In this way, by changing the temperature or pressure or both का मतलब जैसे हम अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना चाहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो गैसियस स्टेट है और हम लिक्विड में लाना चाहते हैं, तो गैसियस स्टेट से लिक्विड में कैसे आएंगे, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी का एक एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके कन्वर्ट करके बनाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। लास्ट वाले डायग्राम में आपको दिखाया भी है ये बुक के अंदर इस टॉपिक के, और आपकी कॉपी में मैंने डिस्प्ले किया है, आपके सामने बना हुआ है। सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो सब्लिमेशन, या सॉलिड को गैस में करें चाहे गैस को सॉलिड में, दोनों ही प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जब हम गैस को लिक्विड में करते हैं तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के बारे में पहले भी आप जानते हो, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है कंडेंसेशन प्रोसेस, कि जो आइस कोल्ड वाटर किसी ग्लास के अंदर रखा है तो उसकी बाहर की सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, जो हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, गैसेस फॉर्म में जो वाटर है वो ग्लास की सतह से टकरा कर जो ठंडी सतह है कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में वो आता है, जिसके कारण वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर वहाँ हमें पानी की बूंदों के रूप में नज़र आती है। तो ये कंडेंसेशन है। तो इस तरह से हमने तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करके ये समझ लिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से हम पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को चेंज कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।